नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, भारत रूस की ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी विश्व के ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। सरकार वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में कल सरकार गठन की उम्मीद। भारतीय औषध महानियंत्रक ने एक और स्वदेशी कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स के 2 क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार के 11वीं कक्षा की परीक्षा कराने के आदेश पर रोक लगाई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 67 करोड़ 9 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से डेनमार्क के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में भारत को पहला पदक दिलाया। पदक तालिका में भारत के अब तक 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित 13 पदक। प्रधानमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। और ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत रूस की साझेदारी विश्व के ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग को खोलने में भी भागीदार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस कई परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. My Minister of Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Puri, is in Vladivostok to represent India at this forum. Indian workers are participating in major gas projects in the Amur region. From Yamal to Vladivostok and onward to Chennai, we envisage an energy and trade bridge. I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड मडगांव डॉक लिमिटेड दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक पोत के निर्माण के लिए रूस के ज़्वेज्दा के साथ साझेदारी करेगा। Today, I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazagon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. India and Russia are partners in space exploration through the Gaganyaan program. India and Russia will also be partners in opening up the Northern Sea route for international trade and commerce. Friend, the friendship between India and Russia has stood the test of time. प्रधानमंत्री ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस सपने को साकार करने में रूस का एक विश्वसनीय भागीदार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 में जब वे मंच की बैठक में भाग लेने के लिए व्लादिवोस्तोक गए थे, उसी समय उन्होंने सुदूर पूर्व नीति को लागू करने के लिए भारत के संकल्प की घोषणा की थी। उन्होंने व्लादिवोस्तोक को सही मायने में यूरेशिया और प्रशांत का संगम बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिषद के विभिन्न जनादेशों, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतः विनियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेश पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में वित्तीय स्थिति पर सरकार और सभी विनियामकों की सतत निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। परिषद ने फंसी हुई परिसंपत्तियों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता विश्लेषण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने, वित्तीय समावेश, वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान की रूपरेखा और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और पेंशन क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ और पंकज चौधरी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में निकट भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जैव ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन की तीव्र शुरूआत के साथ भारत कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रणी भूमिका में आ गया है। वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने वस्त्र उद्योग से मौजूदा $35 अरब के निर्यात को जल्द से जल्द 3 गुना बढ़ाकर $100 अरब का लक्ष्य तय करने को कहा है। आज नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि हम सबको मिलकर वर्ष 2021-22 में $44 अरब के अपैरल सहित वस्त्र और हस्तशिल्प निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि वस्त्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा पार्क योजना अनुमोदन के अग्रिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फाइबर क्वालिटी की भारतीय ब्रांड की कस्तूरी कपास के जारी होने से वस्त्र उद्योग को कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिले हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर इस वर्ष नवंबर में सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT का अनुसंधान और विकास मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले से IIT की क्षमताओं और उच्च प्रौद्योगिकी के बारे में भारतीय उद्योग की समझ बढ़ेगी और जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। श्री प्रधान ने कहा कि इस मेले से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिला और बच्चों की पोषण जरूरतें पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पोषण माह समारोह के अंग के रूप में देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। श्रीमती ईरानी ने महिलाओं और बच्चों की समग्र बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध और अथक प्रयासों के लिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का आभार प्रकट किया। उन्होंने सभी से सुझाव और विचार देने का आग्रह किया ताकि उन्हें पोषण 2.0 में शामिल किया जा सके। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है जिसमें आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। श्रीमती ईरानी ने बताया कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष बीमा योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार से ब्यौरा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है ताकि बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि खासतौर से देश के सभी आकांक्षी जिलों में पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाएं। भारतीय औषध महानियंत्रक DCGI ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन कॉर्बोवैक्स के 2 क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को कुछ शर्तों के तहत 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसके PSU जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC ने बायोलॉजिकल ई की कोविड वैक्सीन को सहायता उपलब्ध कराई है। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा आज 67 करोड़ 65 लाख को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीब 52 करोड़ लोगों को पहला टीका और 15 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। सभी लोगों को टीके लगाने का नया चरण इस वर्ष 21 जून से शुरू हुआ था। आज 51,88,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कल 45,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 34,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं।
इस दौरान 366 कोविड रोगियों की मौत हुई है। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45% पहुंच गई है। कल 16,66,000 कोविड जांच की गई। अब तक देश में 52 करोड़ 65 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने 11वीं कक्षा की परीक्षा कराने के केरल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य में रोजाना संक्रमित लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए न्यायालय ने ये आदेश दिया। राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग ने 5 सितंबर से कक्षा 11 की परीक्षा कराने का फैसला किया था। अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए अदालत का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है, जो महामारी के बीच परीक्षा के आयोजन से चिंतित थे। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर की पीठ ने महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विचार नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि महामारी के बीच 27 सितंबर तक होने वाली ऑफलाइन परीक्षा में करीब 3 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इस बीच केरल में कोविड मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। आज 29,322 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में इस समय संक्रमण दर 17.91% है। आज कोविड से 131 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जिन्हें मिलाकर मृतकों की संख्या 21,280 हो गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पहले वीजा की अवधि 31 अगस्त तक थी। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक गंतव्य स्थानों तक उड़ानों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में फंस गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, भारत रूस की ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी विश्व के ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। सरकार वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में कल सरकार गठन की उम्मीद। भारतीय औषध महानियंत्रक ने एक और स्वदेशी कोविड वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के 2 क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार के 11वीं कक्षा परीक्षा कराने के आदेश पर रोक लगाई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 67 करोड़ 9 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर कल से डेनमार्क के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में भारत को पहला पदक दिलाया। पदक तालिका में भारत के अब तक 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 13 पदक। प्रधानमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 7 विकेट पर 227 रन बनाए। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन कल तक होने की संभावना है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में बताया कि नई सरकार के गठन के बारे में घोषणा कल की जाएगी। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सरकार का प्रमुख बनाए जाने की संभावना है।
तालिबान के सूचना और संस्कृति आयोग में वरिष्ठ अधिकारी मुफ्ती इनामुल्लाह समनगनी ने कहा कि नई सरकार और कैबिनेट के बारे में विचार विमर्श किया गया है। तालिबान के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा को अफगानिस्तान की सुप्रीम अथॉरिटी बनाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से डेनमार्क की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। डॉक्टर जयशंकर डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपे कोकफोर्ड्स के साथ भारत डेनमार्क संयुक्त आयोग की चौथे दौर की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इस बीच डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की बैठक के दौरान आश्वासन दिया कि भारत हिंद प्रशांत के बारे में यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। स्लोवेनिया में ब्लाड स्ट्रेटेजिक फोरम में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय समुदाय के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करना चाहता है। स्लोवेनिया के विदेश मंत्री को यूरोपीय समुदाय के सदस्य देशों के मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्लोवेनिया इस समय यूरोपीय समुदाय की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है। डॉक्टर जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल जुब्लिजाना पहुंचे। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बोरुत पहोर से भारत और यूरोपीय संघ के समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। तमिलनाडु में एम मोहम्मद अब्दुल्ला को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है। ये सीट इस वर्ष ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सांसद ए मोहम्मद जान के निधन के कारण रिक्त हुई थी। इस सीट के लिए उपचुनाव 13 सितंबर को कराया जाना था, लेकिन कोई और उम्मीदवार नहीं होने के कारण मोहम्मद अब्दुल्ला को चुनाव के बिना ही नामांकित कर दिया गया। आयुष मंत्रालय ने आज देश के 45 से अधिक स्थानों से आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य 1 वर्ष में 75 लाख घरों में पौधारोपण के लिए औषधीय पौधे वितरित करना है। इनमें तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला जैसे औषधीय पौधे शामिल हैं। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा ने नई दिल्ली के आयुष भवन से कर्मचारियों को औषधीय पौधे वितरित कर अभियान की शुरुआत की। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने आयुष आपके द्वार के दौरान किसानों को पौधारोपण के लिए औषधीय पौधे वितरित किए। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज इम्फाल से की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जाने माने गांधीवादी नेता कमलापति त्रिपाठी की। इनका जन्म 3 सितंबर 1905 को हुआ था। कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी समाचार पत्र आज में पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की और बाद में अपना अखबार संसार निकाला। वे 2 टैब्लॉइड अखबारों के भी संपादक रहे। उन्होंने आज के उत्तर प्रदेश और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रामचंद्र राही ने महान स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। पंडित कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उन प्रतिष्ठित, समर्पित और प्रज्ञावान स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने गांधी विचार से प्रेरित और अनुप्राणित होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। वो लाल बहादुर शास्त्री, राजनारायण आदि तमाम उस समय के जो आजादी आंदोलन के नेता थे, उनके एक तरह से गुरुतुल्य हुआ करते थे। काफी समय आंदोलन के विविध कार्यक्रमों में भागीदारी करके जेल की यातनाएं भी सही, लेकिन गांधी विचार से प्रेरित होने के कारण उन्होंने उदात्त मूल्यों को जीवन में अपनाया था।
क्षुद्रता की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। कमलापति त्रिपाठी को संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इंडिया दैट इज भारत को संशोधित करने को लेकर दिए अपने भाषण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका कहना था कि अच्छा होता यदि संविधान सभा देश की प्रतिष्ठा और परंपरा के अनुरूप इस वाक्य को संशोधित करती। स्वतंत्रता के बाद कमलापति त्रिपाठी ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 1969 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 1971 में मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 साल तक ही चला। उसके बाद वो 2 बार रेल मंत्री भी रहे। त्रिपाठी बेहद विनम्र, प्रतिष्ठित और सिद्धांतवादी राजनेता थे। पत्रकारिता और हिंदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित। वे पत्रकारिता को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने के पक्षधर थे। 1945 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे 1947 से 1948 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। बापू और भारत, बापू और मानवता तथा फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड सहित कमलापति के महत्वपूर्ण कार्य इस बात का प्रमाण है कि उन्हें गांधी जी से कितना अधिक प्रेम था। पंडित कमलापति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे। पारंपरिक प्रतिबद्धताओं को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक युग की तेजी से बदलती स्थितियों के साथ जुड़े रहने की उनकी अनूठी खूबी बहुत प्रसिद्ध है। उनका व्यक्तित्व धार्मिक विश्वासों और धर्मनिरपेक्षता का संतुलन और संगम था। वे जन नेता थे और जाति या धर्म पर विचार किए बिना सबके साथ समान व्यवहार करने पर विश्वास रखते थे। सच्चे राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी नेता, विकास पुरुष और जनोन्मुखी राजनेता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने आज मुंबई के हाजी अली इलाके में पहले मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की शुरुआत की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये मुंबई में स्थापित पहला विकेंद्रीकरण जैविक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र होगा। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने आज मुंबई के हाजी अली में एरोकेयर क्लीन एनर्जी के सहयोग से बीएमसी द्वारा विकसित अपनी तरह के पहले मिनी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। श्री ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह परियोजना हर दिन 2 मीट्रिक टन गीले कचरे को संसाधित करके बिजली पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि 1 मीट्रिक टन कचरे से 110 क्यूबिक मीटर गैस और 250 यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता के साथ यह शहर में स्थायी हरित समाधान को फिर से परिभाषित करता है। यह परियोजना न केवल डंपिंग ग्राउंड पर लोड को कम करने में मदद करेगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में भी मदद करेगी। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 277 अंक बढ़कर 58,130 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 89 अंक बढ़कर 17,324 पर पहुंच गया।
टोक्यो पैरालंपिक खबरों के साथ खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज 3 पदक अपने नाम किए। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने शूट ऑफ में कोरिया के किम मिन सू को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में तीरंदाजी में भारत का ये पहला पदक है। निशानेबाजी में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता। अवनी पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने इन्हीं खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। इसके साथ ही भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीत लिए हैं। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने 1968 में पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया था। तब से लेकर 2016 तक भारत ने 12 पदक जीतने में सफलता पाई थी। महिलाओं की क्लब थ्रो स्पर्धा के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। कशिश लाकड़ा 6ठे और एकता भ्यान 8वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की शॉटपट के फाइनल में सोमन राणा को 4थे स्थान से संतोष करना पड़ा। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में अलग अलग श्रेणियों में सुहास यथिराज, तरुण, प्रमोद भगत और मनोज सरकार ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। महिला डबल्स में पलक कोहली और पारुल परमार की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। प्राची यादव महिलाओं की कैनो स्प्रिंट स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच ओवल में खेला जा रहा है। दूसरे दिन चाय के विश्राम तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 227 रन बना लिए थे। इस तरह मेजबान टीम को अब तक 36 रन की बढ़त मिल गई है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए थे। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने के आसार हैं। और उधर कोलकाता को देखें तो वहां भी मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बन रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आसमान रहेगा साफ और तापमान 14 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। और जम्मू को देखें तो आसमान साफ रहने की उम्मीद है। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। और उधर गिलगित में आसमान रहेगा साफ। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी में छाए रहेंगे बादल और कुछ जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। चलें पूर्वोत्तर की ओर तो इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा, कृष्णात्रेय। वर्तमान में जारी मिशन सागर के अंग के रूप में आईएनएस ऐरावत आज कोविड राहत सामग्री लेकर थाईलैंड के सट्टाहिप बंदरगाह पहुंचा। ये जलपोत कोविड महामारी से निपटने के लिए थाईलैंड सरकार की जरूरतों के अनुसार 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, भारत रूस की ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी विश्व के ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। सरकार वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में कल सरकार गठन की उम्मीद। भारतीय औषध महानियंत्रक ने एक और स्वदेशी कोविड वैक्सीन कॉर्बोवैक्स के 2 क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार को 11वीं कक्षा की परीक्षा कराने के आदेश पर रोक लगाई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 67 करोड़ 9 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से डेनमार्क की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में भारत को पहला पदक दिलाया। पदक तालिका में भारत के अब तक 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित 13 पदक। प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी। और ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने चायकाल तक पहली पारी में 7 विकेट पर 227 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।